तो हम बात कर रहे थे कि ये अब्राहम गैसनर साहब थे, इन्होंने केरोसिन को एस्फाल्ट से निकालने का मेथड बनाया। फिर उसके बाद जो है केरोसिन लैंप बनने शुरू हो गए कनाडा के अंदर। फिर ये हिस्ट्री है कि 1858 में कनाडा के अंदर, फिर ईरान के अंदर, पीरू, यहाँ पे यूएस के अंदर फील्ड आनी शुरू हो गई। लेकिन 1950 तक दुनिया का जो मेन फ्यूल था वो कोल था, और उसको ऑयल ने फिर रिप्लेस करना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या थी? क्या वजह थी जनाब, आप जरा कोई मुझे बताएगा, कोल को ऑयल ने इतना आराम से क्यों रिप्लेस कर मुझे मुझे लगता है सर इसकी मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और इसका मतलब वो यूज जो इसके यूज था पोर्टेबल थोड़ा सा ही मुझे लगा इस तरह हो सकता है। दिया? देखिए, हाँ, सिंपल सी बात है कि जो एनर्जी वैल्यू कोल की है और जो ऑयल की है ना, इसमें 1:3 का फर्क है। यानी अगर कोल में अगर 1 है तो ऑयल के अंदर 3.5 तक होती है। तो और इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी इसके अंदर ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक प्लांट है 1200 मेगावाट का, उसको चलाने के लिए जो आपको कोल चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ टनेज, वो इन टर्म्स ऑफ अगर ऑयल से आप उसको कंपेयर करेंगे तो सिर्फ मैं अभी हीटिंग वैल्यू की वजह से उसके वॉल्यूम जो होंगे ना वो 3.5 टाइम्स मोर होंगे टनेज में। यानी अगर 1 टन से आप 1 मेगावाट पैदा करते हैं, 1 टन ऑयल से 1 मेगावाट बिजली बनाते हैं, ये एक मिसाल के लिए कह रहा हूँ मैं, एक्चुअल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उतनी ही बिजली बनाने के लिए आपको अच्छा वाला कोल 3.5 टन यूज करना पड़ेगा। और अगर कोल की क्वालिटी और खराब होगी, उसकी कार्बन परसेंटेज कम होगी, हीटिंग वैल्यू कम होगी, तो वो आपको हो सकता है 4.55 टन। तो इसलिए इसने ऑयल को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। फिर मूवमेंट की आसानी थी। अगर आप शिप से मूव कर रहे हैं तो एक जहाज है जो 80,000 टन ले सकता है, लेकिन उसमें हीटिंग वैल्यू जो होगी ऑयल के अंदर 30,000 टन की या 25,000 टन की वैल्यू जो है उस, तो डबल आप मूव कर सकते हैं, और एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह। ये देखिए, अब आ गई है अवेलेबिलिटी ऑफ हाई। देखें, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, 97 100 में कोई फर्क नहीं है। कोई कोई किताब 97 बताती है मिलियन बैरल पर डे, कोई आपको 100 बताती है। तो ये हमारी तकरीबन एवरेज कंजम्पशन रही है। ये मैंने आपको बताए हैं कि दुनिया के जो रिजर्व हैं 1717 या 1710 जो भी है, उसके अंदर से 65% ऑयल जो है आपका मिडिल ईस्ट। नाउ इसमें आप अंदाजा लगा लें कि ये रीजन है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो आप जंगें देख रहे हैं, जो आप वेस्टर्न पावर्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं, कहीं लिबिया का इंटरेस्ट है तो कहीं, अब दुनिया बदल चुकी है। पहले जाके लोग फौजें बेच के कॉलोनी बनाया करते थे, अब आपको इकोनॉमिक के जाल में जकड़ के आपके रिसोर्सेज को वो पकड़ लेते। तो ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी 20 25 30 साल 40 साल की जो कहानी है ना, वो सारी की सारी कहानी इस एनर्जी के ऊपर, इस तेल के ऊपर बेस करती है। किस तरीके से अनपॉपुलर रिजीम को ऊपर बिठाया जाता है, किस तरीके से जो कुछ होता है, जो कहानियां होती है ना, वो सारी इसी से निकल के आ रही होती है ये। लेकिन अगर आप देखें ना तो टॉप 10 जिसके पास सबसे बड़ा जो दुनिया में जिसके पास रिजर्व है ना, वो आपको ताज्जुब होगा कि इसके पास वो सऊदिया नहीं है और रशिया नहीं। हमारी जो प्रोडक्शन है वो 84.7 थाउजेंड में, 84,700, 85,000, 90,000, इससे ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा रिजर्व आपने जैसे कि देखा मिडिल ईस्ट के अंदर है, उसके बाद साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका जिसको हम कहते हैं, बजाय तो 327 मिलियन बैरल की रिजर्व, लेकिन इसका 70% एक ही मुल्क के पास है, और उसका नाम है वेनेजुएला। और वेनेजुएला को पनपने नहीं दिया दुनिया ने, खास तौर पे अमेरिका ने, कि उसकी जो पॉलिसीज थी वो जरा सोशलिस्ट माइंड का था शवाज, उसको उन्होंने, कुछ उसकी भी गलतियां थी, वो उन्होंने इस तरीके से उसको किया। ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ज़ाहिर है यूएस कनाडा ही आते हैं, तो उनके पास इतने, अफ्रीका के अंदर कुछ ममालिक हैं, नाइजीरिया है, सूडान है, अल्जीरिया है, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनके अंदर ये है। और एशिया पैसिफिक के अंदर चाइना, सिंगापुर, ये तो इनके पास तो ना होने के बराबर है। कोरिया, ये है हमारा इसका distribution। तो 65% जो है आपका वो मिडिल ईस्ट के पास है। ठीक है।
ये ग्राफ की शक्ल के अंदर है वो। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट 48% है, नॉर्थ अमेरिका 13% है, अफ्रीका 8% है। मैंने पहले शायद 65 कह दिया था गलती से। सेंट्रल साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका 19%। इस 19 का 80% जो है वो वेनेजुएला के पास है। हाईएस्ट रिजर्व है, सऊदीया से भी ज्यादा उनके पास है। अच्छा, अब आप प्रोडक्शन के हिसाब से देख लें कि अमेरिका जो है, ये फिगर जो है 2 साल पुरानी है, लेटेस्ट मैंने ली, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोविड की वजह से नीचे आया था, अब दोबारा रिवाइव हो रही थी। मैंने इसलिए वो लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं उठाई थी कि जो लास्ट ईयर 2020 की रिपोर्ट है जो कि 21 में आई है, और 21 की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, 22 के अंदर अभी तक जो बड़ी रिपोर्ट्स तो आती। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे ना, तो अमेरिका नंबर 1 है, सऊदीया नंबर 2 और रशिया। रशिया और सऊदीया के नंबर आगे पीछे होते रहते हैं, यानी ऑलमोस्ट ये बराबर। अब ईरान थ्योरेटिकली 4.6 दे सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सैंक्शंस वो 2.5 2.6 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि इक्विपमेंट पुराने हो चुके हैं। वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए लोन नहीं मिल रहे, वो सारे इराक और ईरान तकरीबन बराबर हैं। यूएई के अंदर मेन जो है अबू धाबी देता है, चाइना की अपनी प्रोडक्शन इतनी है, कुवैत की है, और ब्राजील। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि जी, जब सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास है तो ब्राजील कैसे ज्यादा पैदा कर रहा है? अगेन वही बात कि ईरान की तरीके से वेनेजुएला को भी काम नहीं करने दिया जा रहा, उनके जो हालात कर दिए गए हैं, एक इकोनॉमिकली उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और वो उनके सारे एक के बाद एक हुकूमत बदल रही है वहां पे, जो हंगामे मच रहे हैं। उसके पास सऊदीया से ज्यादा रिजर्व होने के बावजूद भी वो नहीं निकाल पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। ये एक आयरनी है हमारी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसकी। अब आप ये देखिए, दोनों स्लाइड्स का फर्क देखिए कि अमेरिका लोकल प्रोडक्शन कितनी है, 12.35, और अमेरिका कंज्यूम कितना कर रहा है, ऑलमोस्ट 20 मिलियन बैरल अ डे। तो ये 8 मिलियन बैरल अ डे का जो फर्क है, इसको लाने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए जो पूरी दुनिया में बदमाशी मचाता है, वो ये है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, यानी जो कुवैत पे हमला, इराक पे हमला, ये फर्स्ट वॉर, ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इसके पीछे ये एनर्जी सिक्योरिटी और ये किसिंजर डॉक्ट्राइन कहलाता है। 1973 में जब ये पाकिस्तान, सऊदीया, लीबिया इन्होंने मिलकर एक ब्लॉक बनाया था और ऑयल एम्बार्गो किया था, तो अमेरिकनों को एहसास नहीं हुआ था। पहली दफा ऐसा हुआ था कि घरों में अंधेरा हो गया था, गाड़ियों की क्यू लग गई थी, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल होती थी, पेट्रोल इतना सस्ता था कि उनको कोई परवाह नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां भी हमें एनर्जी लेनी होगी हम लेके जाएंगे, चाहे अपनी फौजें भेजनी पड़े, हुकूमतों को टॉपल करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़ेगा। तो ये हेनरी किसिंजर साहब का डॉक्ट्राइन है ये। ठीक है। उसके बाद चाइना जाहिर है कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कंजम्पशन है। फिर इंडिया है। इंडिया में दो वजह से कि एक तो उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उनका जीडीपी ग्रोथ रेट जो 7-8%, 6% चल रहा होता है। दूसरे ये कि आबादी जो है 1.2 1.3 बिलियन की आबादी है। सऊदी अरबिया की कंजम्पशन भी काफी है। रशिया की, डिस्पाइट दे आर द लार्ज प्रोड्यूसर, लेकिन उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो गैप आया है 80s के बाद से, इतनी उनकी कंजम्पशन नहीं है, इतनी कारें उनकी सड़कों पे नहीं है। यही ब्राजील, साउथ कोरिया, जर्मनी और कनाडा, दीज आर टॉप 10 कंज्यूमर ऑफ ऑयल। और जब जाहिर है कि जो ऑयल को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उतना बड़ा पोल्यूटर भी वही होगा, अगर उसको हम इस तरीके से देखें ना। पाकिस्तान की कंजम्पशन जो है, ये 500,000 बैरल की थी, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। दिस वाज द मैक्सिमम जो हमने। अब आ जाइए आप गैस के ऊपर। अगेन आप देखें कि सबसे ज्यादा रिजर्व आपको कहाँ मिल रहे हैं, मिडल ईस्ट के अंदर। यूरोप में जो है, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं रशिया के, दुनिया के 3 ममालिक के पास गैस है सबसे ज्यादा। ये जितनी भी गैस आपको नजर आ रही है ना, इसको अगर हम परसेंटेज में निकालें ना, तो 60-65% गैस जो है, नेचुरल गैस इसको हम कहते हैं, मीथेन कह लें आप उसको, जो भी आप कह लें, हमारे यहाँ तो सुई गैस के नाम से मशहूर है। उसकी 60-65% मुल्कों के पास, ईरान, रशिया एंड कतर। अगेन ये भी वही मॉलिक्यूल जो है उसी उसके अंदर आ जाते हैं। ये रिजर्व की कहानी है हमारे।
ठीक है। 43% मिडल ईस्ट के अंदर है और यूरोप के अंदर जो है ज्यादातर जो यूरोप का है ये रशिया के पास। ये जो है टॉप 10 प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के। आपके सामने नंबर 1 पे यूएसए है और आखिरी ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, इन दोनों ने ममालिक ने, और कतर, ईरान तो भी नहीं कर सका, और रशिया, ये 4 ममालिक, अमेरिका भी अब आ गया है इसके अंदर, ये अपनी गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं एलएनजी के अंदर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जब आप गैस को ठंडा करते चले जाएं, -170 पे चले जाएं, प्रेशर करें, तो वो गैस जो है एलएनजी में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी वजह यही है कि या तो आप पाइपलाइन डालने, अगर आपने जहाज के जरिए भेजनी है तो उसको आप कंडेंस करके 1:, मतलब 300 क्यूबिक मीटर को कंडेंस करके एक में आप ले आते हैं, तो वो आपको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाती है। 4-5 ममालिक जो है, अल्जीरिया ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया था, बीच में कोविड की वजह से किया था, दे आर दी वन ऑफ दी। वैसे तो मलेशिया भी कर रहा है और भी ममालिक कर रहे हैं, लेकिन कतर, रशिया, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 4, और यूएसए। और अभी जो ये यूक्रेन की वॉर है, उसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि अमेरिका अपनी एलएनजी को बेचने के लिए ये नहीं चाहता कि रशिया की एलएनजी बिके, तो वो यूक्रेन को उसने पंगा करने के लिए कहा, उसके बाद रशिया ने सैंक्शन किए हैं ताकि अपनी एलएनजी को इस इलाके में वो बेच सके। तो ये सारी बातें हैं जनाब। ठीक है। कंजम्पशन के हिसाब से अब आप देखिए, अगेन चाइना प्रोड्यूसर नहीं है गैस का, पहली वाली लिस्ट में आपको चाइना नजर नहीं आएगा, बहुत नीचे है। लेकिन अगर आप कंजम्पशन वाली लिस्ट में देखेंगे तो चाइना आपको बहुत ऊपर नजर आएगा। ईरान, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे हैं, ईरान के पास बहुत गैस है और अपने उन्होंने पूरे प्लांट्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेक्सिको है, जर्मनी है, यूके है। अब यूके जो है अपनी गैस के लिए अपने पास उनकी इतनी नहीं है, वो ज्यादा डिपेंडेंट है इम्पोर्ट्स पे। और हमारी कंजम्पशन में नीचे रेड लाइन से, ये है डिस्टिलेशन मेथड। ये जिसको मैंने बताया था कि अलगाजी ने डिस्कवर किया था, सिंपली पूरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट दुनिया में जो निकलते हैं ना, इसी प्रिंसिपल पे निकलते हैं। कि ये तो मैंने एक बीकर दिखाया है ना, एक बीकर को आप गर्म करें, उसमें क्रूड ऑयल डाल दें, तो उसके अंदर जो लाइटर हाइड्रोकार्बन निकलते हैं वो जाते हैं, उनको आप ठंडा करते चले जाते हैं और उनको अलग कर सेपरेट करते चले जाते हैं। जो आखिर में रेजिड्यू बचता है उसको हम फ्यूल ऑयल कहते हैं। अगर आप इसी को इस तरीके से देख लें, ये एक रिफाइनरी का मॉडल। ठीक है। आपने रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को इनपुट किया, उसको गर्म करते चले गए, टेम्परेचर जो होता है 350-400 डिग्री सेल्सियस का होता है। सबसे पहले एलपीजी गैस निकलती है, रिफाइनरी गैस निकलती है, एलपीजी गैस निकलती है, फिर नेफ्ता निकलता है। नेफ्ता को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मोटर गैसोलीन के अंदर बाई प्रोसेसिंग इट, इसमें हाइड्रोजन और ये टेक्नोलॉजी पूरी अलग। फिर उसके बाद कैरोसिन या निकलते हैं, जो कि घरों में भी इस्तेमाल होता है, और कैरोसिन की एक शक्ल, रिफाइंड शक्ल जो है, वो जहाजों में इस्तेमाल होती है, जिसको हम एविएशन कहते हैं। फिर उसके बाद डीजल निकलता है, फिर फ्यूल ऑयल निकलता है, जिसमें मैंने आपको बताया, और आखिर में, सबसे आखिर में लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो गाड़ियों के अंदर इंजन ऑयल जिसको हम कहते हैं, उसका बेस निकलता है, और उसको हम फर्दर केमिकल्स वगैरह डाल के अपनी गाड़ियों की प्रोटेक्शन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप 100 यूनिट डालते हैं ना, तो इसमें से 3 से 4 यूनिट आपके जाया हो जाते हैं एनवायरनमेंट को। तो आपकी रिकवरी जो होती है वो 96%, 97% तक आपकी रिकवरी होती है, इससे ज्यादा रिकवरी आप नहीं। ठीक है जनाब, कोई सवाल आपका? आप लोग तो इस तरीके से खामोश बैठे हैं जैसे मुझे लग रहा है गायब हो गए हैं यहाँ लॉग इन करके ना, शायद सो गए हैं। सर बायोफ्यूल भी इसी तरह होता है, बायोफ्यूल फ्यूल। सॉरी, सर बायोफ्यूल कहते हैं ना आजकल, ये भी एक अल्टरनेट। बायोफ्यूल ही होते हैं कि नॉर्मल फ्यूल के अंदर आप कोई बायोलॉजिकल फ्यूल, वेजिटेबल ऑयल, कोई दूसरे ऑयल आप इस्तेमाल करें, कैनोला के ऑयल इस्तेमाल करें, या जत्रोपा के ऑयल अगर आप उसमें मिक्स कर दें, उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। बायोफ्यूल अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसी लेक्चर में मैं कवर करा दूंगा। बायोफ्यूल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम
लेकिन बेस जो होता है उसका यही होता है। यानी गैसोलीन के अंदर अगर मैं एथेनॉल मिला दूं तो वो बायो हो जाएगा। एथेनॉल जो होता है ये शुगर इंडस्ट्री से एक प्रोडक्ट आता है, बाई प्रोडक्ट है। उसके ऑक्टेन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, हीटिंग वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो आप गैसोलीन कम करने के लिए उसको उसमें 10% अगर आप मिक्स कर दें तो ये आपको बायोफ्यूल हो जाएगा। ठीक है सर। भैया हमारे दो जो हमारे पीएचडी के दो स्टूडेंट हैं, मैं भी एक में यूसरा ताहिर हैं और दूसरी क्या नाम है उनका, मोहतरमा का सलाम हाजरा। हाजरा। जी सर। हाजरा जी। बीबी आप लोगों की तो आवाज नहीं सुनी मैंने, क्या हो गया है? कुछ समझ में भी आ रहा है या मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ? जी सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देख लो, फिर ये मत कहना कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, पेपर में नंबर कम आए हमारे, बड़ी ज्यादती हो गई हमारे साथ। ये मैंने बहुत पहले 4-5 सेमेस्टर से सुन रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि भाई पूछ लो पूछ लो पूछ लो, उस वक्त कोई नहीं पूछता। जब पेपर में सवाल आता है तो फिर वहां पे सब परेशान बैठे होते जी सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। चले आप कह रही तो मान लिया मैंने बात। वैसे भी रोजे में तो आप ये एक और मॉडल है, ये मुझे कहीं से मिला था, मैंने कहा आपको दिखा दूं किस तरीके से ये हम यानी आप ये देखिए कि क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से पहले प्री हीट करना पड़ता है। उसके लिए भी हम बॉयलर यूज करते हैं। उस बॉयलर का फ्यूल क्या होता है, जो ऊपर की जो गैसेस निकल के आ रही है ना, जिसको रिफाइनरी गैसेस कहते हैं, उन्हीं गैसेस को यूज करते हुए हम इसको पहले क्रूड को प्री हीट करते हैं, प्री फ्रेश करके, और उसको इसमें फीड करते हैं, ताकि मेन जो हमारा डिस्टिलेशन टावर है उसमें ना हो। और उसके बाद जिस तरह हम करते चले जाते हैं और सारी प्रोडक्ट जो है एक के बाद एक अलग होती चली जाती है। सबसे हैवी प्रोडक्ट होती है वो बॉटम में आपको नजर आएगी, बिटुमेन, एस्फाल्ट कह लें उसको। ये सड़कें बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिसको टार भी कहते हैं, टॉप कवर। लुब्रिकेंट्स का मैंने आपको बता दिया। ये वैक्स जितनी पॉलिश होती है ना, आजकल तो पॉलिश का बड़ा जिक्र हो रहा है ना, चेरी ब्लॉसम का, वो पॉलिश के लिए भी जो वैक्स बनता है वो भी रिफाइनरी से आता है। और अगर इसके साथ ही आप पेट्रोकेमिकल प्लांट लगा लें, आपको हैरान होगा। मैं जब पहली दफा ईरान गया तो मैं देख के हैरान हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई हुई है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के जो ये जो वैक्सेस और इसके जो रेजिड्यू होते हैं ना, इनसे ये जो इसको हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेलामिन का डिनर सेट कहते हैं ना, तो अब तो पता नहीं कितने का, वो जमाने में ईरानी डिनर सेट जब मैं वहाँ काम कर रहा था 90s में 400-500 रुपए का मिल जाता था, 36 पीसेस का। तो इसके अंदर ईरान ने बड़ा काम किया हुआ है कि अपने बर्तन बनाने का। ये जितने भी आपके पॉलिथीन के बैग बनते हैं ना, या ये जो प्लास्टिक के डब्बे बनते हैं जिनके अंदर आप लुब्रिकेंट ऑयल देख रहे होते हैं, या जेरी कैन जिसको हम कहते हैं, जिसमें पेट्रोल लेके आते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल लेके आते हैं, इन सारों का रॉ मटेरियल जो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से निकलता है। कुछ को हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कहते हैं, कुछ को लो डेंसिटी के होते हैं। ये सारी प्रोडक्ट यानी एक नेफ्ता जो है ना, उसको प्रोसेस करके आप मोर देन 100 प्रोडक्ट, इस वक्त जितनी भी आपकी पेस्टिसाइड्स यूज हो रही, उसका बेस जो है ना वो नेफ्ता होता है। नेफ्ता को प्रोसेस करके जाइलिन बनाते हैं, पैराजाइलिन बनाते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। ये सारी आपकी फसलों की हिफाजत के लिए जो स्प्रे किए जाते हैं, उसका बेस ये सब ये केमिकल। तो एक पेट्रोलियम से आपको 250, 300, 400 प्रोडक्ट निकल के आती है बाहर। ठीक है ना? तो ये इतना इसका एलिमिनेशन जो है, ये इसका गायब होना कितना आसान है। ये मुझे रिफाइनरी की पिक्चर अच्छी लगी थी, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये यहाँ पे रखी। ठीक है, तो अब अगर परसेंटेज में हम देखें ना, ये मैंने एक उठाया था कि यानी अगर आप एक बैरल अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, कौन सी चीज कितनी निकलेगी उसके अंदर से, ठीक, परसेंटेज के अंदर। तो अच्छा, जो ये परसेंटेज जरूरी नहीं कि हर क्रूड पे ही हो, हर क्रूड की नेचर पे डिपेंड करता है। जो हैवी क्रूड होते हैं उसमें फर्नेस ऑयल ज्यादा होता है, जो लाइटर क्रूड होते हैं वो गैसोलीन ज्यादा दे रहे होते हैं। ये इसका फार्मूला। सर अब फर्नेस ऑयल जी, फर्नेस ऑयल इसमें एचएफ होता जो ये जो DHFO, इसके मुख्तलिफ नाम है। हैवी फ्यूल ऑयल भी कहते हैं इसको, फर्नेस ऑयल भी कहते हैं इसको, रेजिडुअल RFO भी कहते हैं, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ नाम। अच्छा, LPG क्या है? LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हैवी हाइड्रोकार्बन होता है।
यानी जो हम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं वो मेनली मीथेन होती है। यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत परसेंटेज मीथेन, यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन यानी C3 और C4 कार्बन के जो है वो होते हैं, इसकी हीटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसको हम LPG गैस भी कहते हैं, इसको ऑटो गैस भी कहते हैं, ये ऑटो फ्यूल भी है, घरों के अंदर भी सिलेंडर की शक्ल में आती है, ठीक है ना। जब ये रिफाइनिंग कर रहे होते हैं निकल के आती है, इसको आप स्टोर कर लेते हैं, मार्केट करते हैं। पाकिस्तान में इसकी मार्केट अभी कम है, ये जितना हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा स्मगल कर रहे होते हैं। ईरान पे सैंक्शंस की वजह से एक पूरा नेटवर्क है, तो जो तकरीबन रोजाना 50 से लेके 100 टन तक LPG पाकिस्तान के अंदर आती है, और ये पूरे पाकिस्तान में आती है। ऑर्गेनाइज स्मगलिंग की हो रही है, प्रोटेक्टेड बाय जो हमारे हाफिज हैं उनसे, देवीज वालों के सबके। मैंने तो बलूचिस्तान में 5 साल काम किया, अपने आंखों से देखा किस तरीके से स्मगलिंग होती है। मैं तो एक दफा फंस भी गया था कि हेरोइन के स्मगलिंग का एक काफिला जा रहा था, और हम लोग ऐसे ही रात को निकल गए थे गाड़ी देके, पहाड़ी पे बैठे हुए थे, तो हमने अपने सामने वो पूरा काफिला गुजरता हुआ देखा, और बाद में हमें कहा गया था कि जब तुमने जबान खोली तो तुम्हारी लाशें कराची जाएंगी, ये भी हमने देखा है। तो स्मगलिंग का तो जितना मैंने देखा है ना, ये क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है ये इतने पोरस बॉर्डर है, 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर की, आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से हो रहा है वहाँ पे स्मगलिंग होती है। यहाँ पे आता है, दबा के आता है, LPG आ रही है। तो ये सबसे खतरनाक बात इसके अंदर क्या है जिसको मुझे एतराज है कि इसमें हम एक केमिकल डाल देते हैं जिससे कि स्मेल से आपको पता चल जाता है कि इसको लीकेज है, क्योंकि ये हवा से भारी है। प्रॉब्लम ये होती है कि नेशनल गैस की अगर कोई लीकेज होगी ना, वो हवा में चली जाएगी, ये जमीन पे बैठ जाती है, एंड इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर। और इसकी जो एक और इसके अंदर जो खतरनाक बात है कि इसकी अगर आप प्रॉपर वो ना करें ना, जब ये लोग क्या करते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर 3-4 तरह के सिलेंडर होते हैं, एक 44 kg का होता है, एक 11.8 kg का होता है, और एक 2.5 kg का है। अब लोगों ने क्या किया है, इसका एक स्टैंडर्ड है, सिलेंडर का एक स्टैंडर्ड है कि इस स्टील ग्रेड से सिलेंडर बनने चाहिए, ये फोर्ज स्टील के होने चाहिए, ये वेल्ड नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो आपको पता है कि कोई चेक नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, तरह तरह के लोग सिलेंडर बना लेते हैं जाने सिलेंडर। फिर क्या होता है, तो बड़ा एक सिलेंडर खरीदते हैं 40 kg का, उसके बाद रिक्शे वाले ने लगाई ली है LPG, या घरों में के पास पैसे नहीं पूरा सिलेंडर खरीदने के, वो अपना सिलेंडर लेके आते हैं 1 kg का, और लोकल डिकंटेशन करते हैं, यानी बड़े सिलेंडर से छोटे में ट्रांसफर करते हैं, और उसमें अक्सर आग लग जाती है। और एक अंदाजा है, हमारे यहाँ चीजें रिकॉर्ड तो नहीं होती, लेकिन एक अंदाजा है कि पाकिस्तान में 250 से 300 लोग मारे जा रहे हैं ये काम करते हैं। लेकिन अगेन यहाँ 18 से 20 हजार आदमी रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, किसी को परवाह है? और उसका 80% जो है मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जो हेलमेट ना पहनने की वजह से या सिग्नल तोड़ने की वजह से या अपनी हरकतें करने की वजह से मारे जाते हैं। कोई है इसको, कोई नेमत बदल कोई है कोई, लेकिन यहाँ अकल तो है नहीं लोगों के अंदर। लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, सब कुछ अपना ये कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर होते हैं, और जनरली अच्छे लोग जो है ना, अकलमंद लोग जो हैं, कभी भी अपने घर के किचन में इसको नहीं रखते, बाहर से रखते हैं, बाहर से पाइपलाइन लेके आते हैं कि इन केस अगर कोई लीकेज हो कुछ हो तो वो बाहर ही रहे, घर के अंदर। अभी पिछली जो सर्दियां गुजरी हैं, मेरी फैमिली USA में थी, तो मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अपने घरों के अंदर ये सिलेंडर लगाया, और साथ में उन्होंने एक स्विच ओवर सिस्टम लगाया है कि जब गैस आनी बंद हो जाए तो वो नेशनल गैस जो आ रही होती है उसकी लाइन को ब्लॉक करके और LPG यूज करते हैं। और एक इंडिकेटर लगाया है कि जब गैस आ जाती है लाइन के अंदर, इसको बंद करते हैं, कट करते हैं, और उसको दूसरे को यूज करते हैं। ये काफी दोस्तों ने यहाँ पे घरों के अंदर यूज किया, ठीक है। अब आ जाइए गैसोलीन। ये गैसोलीन के मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको लफ्ज बताया ना कि इसको हम पेट्रोल भी कहते हैं, गैसोलीन भी कहते हैं, मोटर स्पिरिट भी कहते हैं, अमेरिका में खाली गैस कहते हैं, ठीक है। ये इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। सबसे पहले कार्ल बेंज, जिसके नाम के ऊपर ये बेंज मर्सिडीज बनी है ना, बेंज उसकी बेटी का नाम था। मर्सिडीज बेंज जो बनी है ना, ये कार्ल बेंज ने इंजन बनाया था। और
बेचारा ये बड़ा परेशान था, रिसर्च करता था, बना लिया था, लेकिन उसको कमर्शियल नहीं कर पा रहा था। तो इसने बेंजीन जो केमिकल होता है उसको यूज करते हुए ये बनाई। और इसकी जो मंगेतर थी उसने इसको स्पॉन्सर किया था, बड़े बाप की बेटी थी, और उसने अपने बाप से कहा कि तुमने मुझे जो, यूरोप में भी पहले जहेज का रिवाज था, डॉवरी जिसको कहते हैं, तो उसने कहा जो भी तुमने बाद में देना अभी मुझे दे दो, मैंने इस आदमी से शादी करनी, मैं इसके ख्वाब को सच्चा होना चाहता हूं। और जब उसने पहली दफा ये गाड़ी चलाई थी तो अपनी मंगेतर को साथ लेके वो निकला था, और उससे लोगों को पता चला था कि ये गाड़ी बनी है। तो ये मर्सिडीज है, मर्सिडीज वहां से निकली है। बेटी का नाम मर्सिडीज था, बेंज जो है वो उसका अपना नाम था। ये जो हम मुख्तलिफ फ्यूल यूज करते हैं ना गाड़ियों के अंदर, ये उनकी हीटिंग वैल्यू है, ये मेगा जूल पर लीटर के हिसाब से। अगर आप ये देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू जो है ना हीटिंग वैल्यू, वो डीजल के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद मोटर गैसोलीन के अंदर है। और जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि एथेनॉल, एथेनॉल आप अगर उसमें डालते हैं ना मोटर गैसोलीन में, तो उसकी हीटिंग वैल्यू कम कर देता है, लेकिन आप उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली थोड़ा बहुत बना देते हैं। एलपीजी की भी हीटिंग वैल्यू ज्यादा है सीएनजी के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर हायर मॉलिक्यूल की गैस होती है, C3 C4 C5, वो प्रोपेन प्रोपेन ब्यूटेन। एक चीज है, इस पाकिस्तान में केरोसिन ऑयल है, इसमें हमारे यहाँ जब इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी ना, हमारे यहाँ केरोसिन भी दो तरह का होता है ना, हर चीज का हमारे पास दो नंबर है ना। तो एक होता था सुपीरियर केरोसिन है, एक होता था इंटीरियर केरोसिन, आईक्यू। तो वहां से अब आईक्यू तो एलिमिनेट हो गया, अब ये एसक्यू एक भी कहते हैं, केरोसिन ऑयल भी कहते हैं। ये मच्छर मारने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमारे बचपन में हम परेशान होते थे कि अब तो सर सब चीजें खत्म हो गई हैं। हैदराबाद में और जब हम रहते थे तो ये म्यूनिसिपलिटी वाले बाकायदा केरोसिन के अंदर केमिकल मिला के और वो आया करते थे, और वो स्प्रे किया करते थे ताकि मलेरिया को रोकने के लिए ना। एक जमाने में मलेरिया बहुत बड़ी बीमारी होती थी पाकिस्तान के अंदर, आज से 40-50 साल पहले, तो वो करते थे। ये जहाँ पे पानी के पूल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, केमिकल इंसेक्ट हो जाते हैं, उनको ये इस्तेमाल होता है। कुछ ये लुब्रिकेंट में भी ऐड होता है, बेसिकली फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में इस वक्त दो जगह इसकी मेन कंजम्पशन है। एक तो आर्म फोर्सेस इसको यूज करती है, इसलिए यूज करती हैं कि जो डेजर्ट एरिया के अंदर या सियाचिन वगैरह के जो फोर्सेस हैं, वो कैसे इस्तेमाल करें। तो उनके पास हीटिंग के लिए भी ये होता है, इसके हीटर होते हैं केरोसिन बेस के ऊपर हीटर होते हैं, वो उनको यूज करते हैं, और अपना खाना वाना पकाने के लिए यूज करते हैं। पुराने जमाने में, आज से 20 साल पहले तक, केरोसिन के चूल्हे पाकिस्तान में बहुत होते थे, इतने घटिया हम बनाते थे कि वो फट जाया करते थे, तो लड़कियां औरतें जल के मर जाती। तो अब, और दूसरा इसका यूज है पेंट इंडस्ट्री के अंदर, ये थिनर के तौर पे भी यूज होता है। अगर आप अपने घर का दरवाजा है कोई ऐसा पेंट कर रहे हैं, दरवाजे के ऊपर पेंट कर, वो जो थिक पेंट होता है उसको लाइट करने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए पेंटिंग, पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ये एविएशन फ्यूल है, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये केरोसिन की रिफाइंड शक्ल होती है, और ये जितने भी आप यूज करते हैं उनको उसमें जहाजों के अंदर ही यूज होता है। अब दुनिया ने बहुत आगे चली गई है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। पहले ये होता था कि जैसे जहाज यहाँ से टर्की जा रहा है, टर्की में फ्यूल का मैयार कुछ और है, जहाज के लिए आपके यहाँ कुछ और है, तो वो क्या करते थे कि इतना फ्यूल लेके जाते थे कि वापसी के लिए। तो उन्होंने कमर्शलाइज करने के लिए पूरी दुनिया में बैठ के उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि जी टर्की में भी वही होगा, ईरान में भी वही होगा, जापान में भी वही होगा, अमेरिका में भी होगा। अब जहाज किसी भी मुल्क में जाए, इट विल गेट द सेम प्रोडक्ट, सेम स्पेसिफिकेशन की प्रोडक्ट। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे ज्यादा ऑयल इंडस्ट्री में अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की ओर तवज्जो दी जाती है तो वो जेट फ्यूल, हम जेट ए कहते हैं, ये जेट A1 कहते हैं। क्यों? ये इसके अंदर दो प्रॉब्लम। जमीन के ऊपर जब ये हम होते हैं ना, तो बाज जगह पे टेम्परेचर जो होता है, ग्राउंड टेम्परेचर 50 को टच करता है। मिसाल तौर पर किसी डेजर्ट सिटी में आप चले जाएं, लिबिया में चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो गर्मी में टेम्परेचर 49-50 को टच करता है। लेकिन अब जब जहाज में बैठ के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर ड्रॉप होके वो -47 तक
चला जाता है, 40 तक चला जाता है, 41 तक चला जाता है। तो आपको ऐसा फ्यूल चाहिए जो कि ऊपर जाके फ्रीज ना हो, नीचे आए तो उसमें आग ना लगे। तो और दूसरी बात ये है कि खुदा ना खास्ता कोई एयर क्रैश होता है, तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है पहली चीज जो चेक करता है ना, वो ये चेक करता है कि लास्ट टेस्ट 10th फ्यूलिंग इसकी कहाँ हुई थी, किस किस मुल्क से इसने दे लिया था, और फिर वो आके उस जगह के फ्यूल को चेक करते हैं और देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ये भी होती है कि एक तो ये फ्रीज ना हो ऊपर जाने के बाद, दूसरी चीज ये होती है कि इसमें बायोलॉजिकल की ग्रोथ भी हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाते हैं। तो मैंने जितना अरसा ऑयल इंडस्ट्री में काम किया है, किसी चीज ने मुझे परेशान इतना नहीं किया जितना कि इसकी एविएशन फ्यूल की क्वालिटी के हम परेशान होते थे। क्योंकि अब जाहिर है कि अगर F-16 के लिए आप फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं और अल्लाह ना करे F-16 को कुछ हो जाए, जो कि करोड़ों अरबों रुपए का एक जहाज है, इंसानी जान अलग है, और उसके बाद जो होता है, तो सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी जाती है ना ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, देखें अगर गाड़ी के अंदर कुछ थोड़ा सा खराब पेट्रोल चला जाएगा ना, ज्यादा मिसिंग करेगी, कुछ होगा, आप 2-4 गालियां देके चुप हो जाए। मेरा एक दोस्त जो कि एविएशन में काम करता था, उसका एक बड़ा मशहूर कॉल था। वो कहता था, भाई अगर तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाएगी ना, तुम सड़क के किनारे लगा के टैक्सी पकड़ के घर जा सकते हो, लेकिन जहाज जब हवा में होता है ना, तो अल्लाह ताला ने हवा के अंदर कोई पार्किंग स्पेस नहीं बनाई है, फिर वो वहां से सीधा जमीन पे आएगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हम काम करते हैं। अच्छा, डीजल जो है जाहिर है कि ये 2 स्ट्रोक ये 4 स्ट्रोक इंजन में इस्तेमाल होता है, कंप्रेशन रेशियो इसका ज्यादा होता है, इसके जलाने की टेक्निक बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल स्पार्क का कहलाता है, ये कंप्रेशन पे चलता है। तो ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी दुनिया में ग्लोबल कंजम्पशन जो है सबसे ज्यादा अगर किसी की है तो वो इसकी है। पेट्रोल और ये बराबर बराबर तकरीबन होते हैं, कभी ये ज्यादा हो जाता है, कभी पेट्रोल हो जाता है, और आजकल तो इसका कहत पड़ा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, ये हर जगह यूज होता है। एलडीओ एक प्रोडक्ट थी जो कि हम बनाते थे एग्रीकल्चर के लिए, 80% फ्यूल ऑयल और उसको एचएसडी को देके एग्रीकल्चर। ये फर्नेस ऑयल है। ये ये फ्रैक्शन जो है ना, ये जैसे मैंने दिखाया था आपको, बॉटम के अंदर आके मिलते हैं, काला होता है, इसको किसी और काम में नहीं होता। बेसिकली इसको जला के फर्नेस ऑयल को जला के आप पानी को हीट करते हैं, पानी को हीट करके स्टीम बनाते हैं, जो हमने पिछली दफा बात की थी, ये उसके अंदर यूज होता है ये। ठीक है, ये इनका फर्नेस ऑयल का यूज है बेसिकली फर्नेसेस के अंदर, बॉयलर के अंदर। अब आ जाइए नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस मैंने आपको बताया था कि बेसिक कंपोनेंट जो होता है नेचुरल गैस का, मेनली 90% प्लस जो है मीथेन, इथेन होता है C2H5, बस ये दो ज्यादा होते हैं, बाकी थोड़ी बहुत परसेंटेज 0.1 0.2 प्रोपेन की, ब्यूटेन की भी आ जाती है, C3 C4 की भी आ जाती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो हार्मफुल एलिमेंट होते हैं या वाटर होता है, इनको रिकवर करने का पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर जो है ये दो ही कंपनियां हमने बनाई हुई हैं, एक नॉर्थ के लिए जिसको SNGPL कहते हैं, नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन सिस्टम, और सदर्न गैस पाइपलाइन SSGC। फील्ड से जितनी गैस निकलती है वो हम देते हैं। पिछले जब मैं कोर्स पढ़ा रहा था, मैंने उसको बताया था कि हमारे यहाँ जो गैस घरों में आ रही होती है, पाइपलाइन जो गैस जाती है, उसका एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड ये है कि अगर 700 BTU से कम होगी वैल्यू गैस की, तो उस गैस को हम पाइपलाइन में नहीं डालते, किसी और यूज में लेके जाते, वो किसी और, यानी वहां पे कोई प्रोजेक्ट आपने लगा दिया, फर्टिलाइजर वालों को दे दी वो गैस, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर ली। पाइपलाइन में मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो 700 का है। LNG जो इम्पोर्ट होती है उसकी रेटिंग वैल्यू 1000 प्लस होती है, तो वो मिक्सचर बन के कभी आपको 800 मिलती है, कभी 850 मिलती है। दुनिया में तो हीटिंग वैल्यू के हिसाब से बिलिंग होती है, हमारे यहाँ यूनिट के हिसाब से बिलिंग करते हैं कि कितने यूनिट हैं, कितने MMCF मिलियन क्यूबिक फीट आपने इस्तेमाल किया उसके हिसाब से। तो जो गैस निकलती है उसकी सफाई करनी पड़ती है, सफाई करके आप सप्लाई करते हैं और वो लोगों को घरों तक। ये परसेंटेजेस हैं इसकी। ठीक है, सबसे खतरनाक इसमें जो चीज आपको नजर आ रही है ना, वो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये पॉइजनस गैस होती है, अगर इसको निकाला ना जाए, पूरा एक मेथड होता है इसको निकालने का। अब तो खैर ये कम हो गया, पुराने जमाने में अखबारों में खबर आया करती थी आज से 10-15 साल पहले तक कि जी गटर की सफाई के अंदर 4 खाकरोग मर गए, उससे साफ करने के लिए ये हो गया, ये हो गया। ये वही गैस है। अभी
याद है आपको अभी नाज़िमाबाद के अंदर एक नाले के ऊपर धमाका हुआ था, जिससे कितने लोग मर गए थे। ये हमारा एमएनए भी था कराची का, आलमगीर, उसके वालिद भी उसमें मर गए थे। नाले के ऊपर बिल्डिंग बना ली थी, वहाँ गैस का बिल्डअप होता रहा, उसमें ये गैस भी थी और मीथेन भी बन गई थी वहाँ पे, बायोगैस बन गई थी और उसने उसको स्पार्क मिला और वो उड़ी और उसने पूरा 15 कितनी बिल्डिंगें उड़ा दी थी, कितने लोग मर गए थे। तो ठीक है। अच्छा, सीएनजी क्या है? ये जब गैस को आप कंप्रेस कर लेते हैं और फिर आप इसको ऑटोमोटिव फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये 2004-5 के अंदर ये हमने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर ये एक लंबी डिबेट है, पता होगा कभी आपको, ये क्यों हुआ। हमने सारे पूरे पाकिस्तान में 400-4000 के करीब स्टेशन बना दिए और बहरहाल अब हमारे पास गैस ही खत्म हो रही है, तो ये है ही नहीं हमारे पास। बस ये है जनाब, आज का ये खत्म हो गया। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं हाजिर हूँ, वरना फिर आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी और फिर हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हार्मफुल एलिमेंट क्या है फॉसिल फ्यूल्स के, और नेक्स्ट उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना न्यूक्लियर फ्यूल्स। ठीक है, क्लियर जनाब? क्या बात क्लियर है, हो गया खामोशी सर। क्यों है भाई, सो गए क्या? यस सर। Yes, आज, आज तो रोजा लग रहा है, रोजा है, मतलब इतवार है आज, तो आपको रोजा नहीं लगना चाहिए ना। नहीं